वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने न सिर्फ जौहरी हथियार तैयार न करने बल्कि किसी भी जरिए से ऐसे हथियार हासिल न करने पर भी आमादगी जाहिर कर दी, जिसे उन्होंने जारी मुज़ाकरात में एक अहम पेशरफ्त करार दिया। अमेरिकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए ट्रंप ने कहा कि वो तनाज़े के बजाय मुआहदे को तरजीह देते हैं, क्योंकि किसी भी समझौते के बाद अबनाए हुर्मुज़ को फौरी खोला जा सकता है। उन्होंने कहा अमेरिका के लिए सबसे अहम शर्त है कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। ट्रंप ने कहा कि इब्तिदा में ईरानी मौक़िफ़ सिर्फ जौहरी हथियार न बनाने तक महदूद था, ताहम अमरीकी एतराज़ के बाद इसमें यह शर्त भी शामिल की गई कि ईरान किसी भी शक्ल में जौहरी नौइयत का अस्करी हथियार खरीदने या हासिल करने की कोशिश नहीं करेगा। ट्रंप का कहना था ईरानी मुज़ाकरातकार सख्त मौक़िफ़ रखते हैं, बातचीत में वक्त लग रहा है, ताहम वाशिंगटन जल्दबाजी के बजाय पायदार नताइज का ख्वाह है। अमरीकी सदर ने खित्ते की सूरत हाल पर बात करते हुए दावा किया कि अमरीका ने ईरान की अस्करी क़यादत और दीगर अहम अहदाफ को निशाना बनाया, ताहम ईरानी फ़ौज को मुकम्मल तौर पर तबाह करने से गुरेज किया गया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा पायदार अमन के लिए बाहमी एतमाद और संजीदा मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। ईरानी सदर की अमीर क़तर तमीम बिन हमद सानी से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा वो ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी को मौका दिया है, जंग और इलाकाई कशीदगी के खात्मे के लिए बाइज़्ज़त फ्रेमवर्क के ख्वाह हैं। मज़ीद कहा अमरीका को भी हकीकी सियासी आज़म दिखाना होगा, वाशिंगटन आलमी क़वानीन की पासदारी करे। खलीज ओमान और आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी एक बार फिर बढ़ गई। अमरीकी फ़ौज ने एक तिजारती बहरी जहाज़ को मिसाइल हमले का निशाना बनाकर नाकारा बना दिया। अमरीकी फ़ौजी हुकाम के मुताबिक कार्रवाई उस वक्त की गई जब मज़कूरा जहाज़ ने ईरान के खिलाफ नाफिज समंदरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की। हुकाम के मुताबिक गैम्बिया के झंडे तले चलने वाला ये तिजारती जहाज़ ईरान के बंदरगाह की जानिब जा रहा था। फ़ौजी हुकाम का कहना है कि जहाज़ को मुतादिद बार खबरदार किया, ताहम इसने अपना रास्ता तब्दील नहीं किया, जिसके बाद इसे मिसाइल हमले का निशाना बनाया। हमले के नतीजे में जहाज़ नाकारा हो गया। ईरान की जानिब अपना सफ़र जारी ना रख सका। हुकाम ने दावा किया कि ईरान के खिलाफ समंदरी नाकाबंदी पर अमल दरामद के दौरान अब तक 5 तिजारती जहाज़ों को नाकारा बनाया जा चुका है, जबकि कई दीगर जहाज़ों का रुख मोड़ दिया गया ताकि वो ईरानी बंदरगाहों तक ना पहुँच सकें। फ़ौजी और इत्तेहादी बहरी दस्ते इलाके में समंदरी सरगर्मियों की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। इस वाक़े के बाद इलाके में सूरत हाल मज़ीद कशीदा होने का खदशा वाज़े रहे। आबनाए हुर्मुज़ दुनिया भर में तेल की तरसील के लिए नहायत अहम समंदरी गुज़रगाह है, जहाँ किसी भी किस्म की कशीदगी आलमी मंडियों पर असर डाल सकती है। फरीज़ा हज की अदायगी के बाद पाकिस्तानी आज़मीन की वतन वापसी का सिलसिला बाकायदा शुरू हो गया। पहली बादज़ हज परवाज़ जद्दा से 114 हुज्जाज को लेकर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुँच गई। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुँचने वाले हुज्जाज कराम का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आफ्ताब गिलानी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और कौमी एयरलाइन के आला हुकाम भी मौजूद थे, जिन्होंने आज़मीन को खुशामदीद कहा। कौमी एयरलाइन के मुताबिक बादज़ हज फ्लाइट ऑपरेशन के तहत मुख्तलिफ शहरों के लिए खुसूसी परवाज़ों का सिलसिला जारी रहेगा। लाहौर के लिए दूसरी हज परवाज़ जद्दा से रवाना होगी, जबकि कराची के लिए आज़मीन को लेकर पहली खुसूसी परवाज़ आज शाम अपने मुकर्ररा वक्त पर पहुंचेगी। तर्जुमान PIA का कहना है बादज़ हज ऑपरेशन 30 जून तक जारी रहेगा, जिसके दौरान जद्दा और मदीना मुनव्वरा से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट और कोयटा के लिए परवाज़ें चलाई जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी अपनी जमात के नाराज़ MPAs को मनाने के लिए मुतहरिक हो गए। ज़राए का बताना है सुहेल आफरीदी रात गए MPA अब्दुल गनी आफरीदी की रिहाइश गाह पहुँचे, जहाँ उन्होंने अब्दुल गनी आफरीदी से मुलाकात की। वज़ीर आला ने मुतादिद नाराज़ अरकान असम्बली से टेलीफोनिक राब्ते किए, जबकि अरकान ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक पार्टी के मरकज़ी क़यादत को आगाह किया। PTI ज़राए के मुताबिक मरकज़ी क़यादत ने वज़ीर आला से नाराज़ अरकान को मुनासिब तौर पर एडजस्ट करने, इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की दरख्वास्त की। दूसरे जानिब अब्दुल गनी आफरीदी ने अपने बयान में कहा वज़ीर आला से ज़िला खैबर की मजमूई तरक्की से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आइंदा माली साल के लिए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की मद में 1126 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सदारत सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास पीर को तलब किया जाएगा।
اجلاس میں آئندہ مالی سال کے لیے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دی جائے گی۔ اجلاس میں وفاقی وزارتوں اور صوبوں کے نمائندے بھی شریک ہوں گے اور کمیٹی کی تجاویز قومی اقتصادی کونسل میں پیش کی جائیں گی، جس کا اجلاس 3 جون کو وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں متوقع ہے۔ اس کے علاوہ آئندہ مالی سال کے لیے پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کی مد میں 1,126 ارب روپے اور جی ڈی پی گروتھ کا ہدف 4% مختص کرنے کی بھی تجویز کی گئی ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے حکومت پاکستان کو تجویز دی ہے کہ مالی سال 2026-27 کے بجٹ میں جنرل سیلز ٹیکس کی معیاری شرح 18% سے بڑھا کر 19% کی جائے۔ تاہم پاکستانی حکام اب تک اس تجویز کی سخت مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کا موقف ہے کہ اس سے مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ جی ایس ٹی میں اضافے سے سولر پینلز، الیکٹرک کاریں مہنگی ہونے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق آئندہ مالی سال کے 15,000 ارب روپے سے زائد کے ٹیکس ریونیو ہدف کے حصول اور رواں مالی سال کے ٹیکس شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے IMF نے جی ایس ٹی کی موجودہ شرح کو 18% سے بڑھا کر 19% کرنے کی تجویز دی ہے۔ اس پر عمل درآمد کی صورت میں ملک میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا، جبکہ الیکٹرک گاڑیوں اور سولر پینلز پر ٹیکس عائد کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے لیسکو اہلکاروں پر واردات کا الزام لگایا ہے کہ ٹرانسفارمر کی مرمت کے لیے 80,000 روپے رسید دیے بغیر وصول کر لیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا ہے کہ میرے گھریلو ملازم کے گاؤں میں ٹرانسفارمر کل جل گیا۔ لیسکو کے ایک پرانے مہربان کو فون کیا کہ کسی کو فون کرو اور مہربانی فرمائیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ ملازمین میں ٹرانسفارمر مرمت کر دیا، 80,000 روپے لیے۔ گاؤں والوں نے چندہ جمع کر کے لیسکو کے ملازمین کو 80,000 روپے ادا کر دیے، مگر رسید نہیں دی گئی۔ باقی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ خواجہ آصف نے یہ بھی لکھا، یہ حال ہے کہ بجلی کا ایک سابق وزیر سفارشی ہو اور وہ موجودہ کابینہ کا رکن بھی ہو، اس کی سفارش پہ بھی واردات سے گریز نہیں کیا جاتا۔ عام صارف کا کیا حال ہوگا؟ رقم کی باقاعدہ ادائیگی ہوئی ہے، لیسکو رسید سے انکاری ہے۔ مظفر آباد میں عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی مذاکراتی کمیٹی کے مذاکرات ختم ہو گئے۔ عوامی ایکشن کمیٹی نے 9 جون کو ہڑتال لانگ مارچ کی کال برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا۔ مشیر وزیر اعظم سینیٹر رانا ثناءاللہ نے کہا، مذاکرات ناکام نہیں ہوئے، کسی بھی وقت دوبارہ ہو سکتے ہیں۔ آزاد کشمیر کے انتخابات آئین کے مطابق ہوں گے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا، حکومت آزاد کشمیر نے اس صورتحال میں آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ 6 یا 7 جون تک دوبارہ میٹنگ کا امکان ہے۔ آزاد کشمیر میں مہاجرین کی 12 نشستوں کے خاتمے سمیت عوامی ایکشن کمیٹی کے 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ پر مذاکرات ہوئے۔ مذاکرات کے بعد ہی آزاد کشمیر میں عام انتخابات کا شیڈول جاری کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ مذاکرات میں رانا ثناءاللہ، قمر زمان کائرہ، راجہ پرویز اشرف، احسن اقبال، وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ارکان نے شرکت کی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ کمی کے باوجود پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل اب بھی مہنگے ہیں، جبکہ لیوی بوجھ میں اضافہ برقرار ہے۔ 36 دنوں کے دوران حکومت نے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں 3 بار اضافہ، 3 بار کمی کی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 5 ہفتے قبل کے مقابلے میں اب بھی نمایاں طور پر زیادہ ہیں۔ شہریوں پر پیٹرولیم لیوی کا اضافی بوجھ ختم نہ ہو سکا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 36 دنوں کے دوران حکومت نے پیٹرول، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں 3 بار اضافہ، 3 بار کمی کی۔ دستیاب اعداد و شمار کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 36 دنوں میں مجموعی طور پر 61 روپے 16 پیسے فی لیٹر بڑھائی، بعد میں 31 روپے 80 پیسے کی کمی کی گئی۔ اس کمی کے باوجود ڈیزل پر 27 روپے 36 پیسے فی لیٹر کا اضافہ برقرار ہے۔ خبر دیں گے، حکومت کی جانب سے آلو، ٹماٹر، پیاز اور انڈوں سمیت بنیادی غذائی اور اشیاء ضروریہ پر بھاری ٹیکس اور ڈیوٹیز کی وصولی جاری ہے۔ دستاویزات کے مطابق سفید کرسٹلائن چینی پر 20% کسٹمز ڈیوٹی اور 4% اضافی ڈیوٹی وصول کی جا رہی ہے، جبکہ ویجیٹیبل گھی، کوکنگ آئل، چائے کی پتی اور چینی پر 18% سیلز ٹیکس نافذ ہے۔ دستاویز میں کہا گیا کہ خشک دودھ، تیار شدہ خوراک، بجلی اور گیس پر بھی 18% سیلز ٹیکس لاگو ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اقسام کی ادویات پر بھی 1% سیلز ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ دستاویز میں بتایا گیا چکن پر 20%
कस्टम्स 4% इजाफी कस्टम्स ड्यूटी नाफिज है। अंडों पर 3% से लेकर 16% तक कस्टम्स ड्यूटी वसूली जारी है और अंडों पर रेगुलेटरी ड्यूटी इन टैक्सेस के अलावा है। दस्तावेज के मुताबिक आलू पर 20% रेगुलेटरी ड्यूटी, टमाटर पर 5% कस्टम्स ड्यूटी आयद है, प्याज पर 5% कस्टम्स ड्यूटी, गंदम पर 10%, चावल पर 10%, गंदम के आटे पर 5% कस्टम्स ड्यूटी नाफिज है। मौसम का अहवाल बताएंगे। सिंध और जनूबी बलोचिस्तान के अजला में आज शदीद गर्मी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दोपहर के बाद कश्मीर, खित्ता पोटोहार और शुमाल मशरक बलोचिस्तान में मतलब जुज़वी अबर आलूद रहने की तवक्को है। दूसरी जानिब पंजाब के चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात का बताना है कल सबसे ज्यादा दर्ज हरारत सेबी और तुरबत में 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहीद बेनज़ीराबाद और नौकंडी में 47, सखर 43, हैदराबाद, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान 41, मुल्तान 39, पेशावर मुजफ्फराबाद 38, कराची 37, कोयटा 36, गिलगित 35, इस्लामाबाद 33 और लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा है तंबाकू की मसनूआत सेहत और मईशत के लिए संगीन खतरात का बाइस है। मौजूदा और आने वाली नस्लों को तंबाकू की मसनूआत के नुकसान से बचाना इज्तिमाई जिम्मेदारी है। आलमी यौम इंसदाद तंबाकू नोशी पर सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि नौजवानों को नशे की लत लगाने वालों को और मौत के सौदागरों को मौसर तरीके से मुकाबला करने के लिए कानून साजी ज़रूरी है। तंबाकू की सेहत के नुकसान की तरफ पहली बार तवज्जो मबसूल कराने वाली इब्तिदाई तहरीरों को अब लगभग 400 साल गुजर चुके। आलमी इदारे सेहत के तखमीने के मुताबिक तंबाकू दुनिया भर में हर साल 70 लाख से ज़ायद अमवात का सबब बनती है, जिसमें सेकेंड हैंड स्मोक का शिकार होने वाले तकरीबन 16 लाख अफराद की मौत शामिल है। ये एदाद शुमार हमें अवामी सेहत के इस बड़े चैलेंज से आगाह करते हैं और लाखों लोगों और ख़ानदानों को मुसलसल मुतासिर कर रहा है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।